नमस्कार मित्रों, क्रेडिट टीवी के डियर साहित्यकार कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार सरल सौम्य ममता कालिया जी से। ममता जी का साहित्य निम्न मध्यवर्गीय जीवन के कठोर धरातल को समेटे हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराता समृद्ध साहित्य है। और ममता जी ने नारी विमर्श पर अपनी अधिकतर रचनाएं अनायास ही उनमें नारी विमर्श आ गया है। ममता जी ने नारी विमर्श पर, बाजारवाद से प्रभावित सामाजिक व्यवस्था पे, युवा पीढ़ी की समस्याएं और जो भौतिकता और अंधी दौड़ में जिस तरह से हम गला काट प्रतिस्पर्धा आज युवाओं को सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से घर परिवार किस तरह से घुटन और त्रासदी का सामना कर रहे हैं, उस पर ममता जी ने बहुत प्रामाणिकता से अपना लेखन किया है। इसी के साथ ममता जी ने पत्रकारिता के विभिन्न विषयों पर भी प्रामाणिक लेखन रचा है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि ममता जी ने उपन्यास, कहानियाँ, कविता, निबंध, संस्मरण, एकांकी, साहित्य की हर विधा पर अपनी कलम चलाई है। और ममता जी ने इतना अच्छा लेखन लिखा है, इतना समृद्ध लेखन लिखा है कि जिस पर बड़े बड़े साहित्यकार हमारे उपेंद्र नाथ अश्क जी से लेकर और जैनेन्द्र जी तक ने उनके बारे में बहुत ही अच्छी प्रशंसात्मक बातें कही हैं। यशपाल जी ने उन्हें पत्र लिखा है उनका साहित्य पढ़ के। और तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि ममता जी जैसी साहित्यकार से आज हम आपका परिचय क्रेडिट टीवी के माध्यम से करवाने जा रहे हैं। और ममता जी को अपने इस समृद्ध लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 1963 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में इनकी श्रेष्ठ कहानी पुरस्कृत हुई। 1976 में सरस्वती प्रेस पत्रिका प्रेस का कहानी सम्मान मिला है। 1985 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल कहानी सम्मान मिला है। 1988 में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का संस्थान का महादेवी वर्मा अनुशंसा सम्मान मिला है। 1980 में कलकत्ता का अभिनय भारती समग्र अवदान पर आपको सावित्री बाई फूले सम्मान मिला है। 2009 में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, सीता पुरस्कार, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान होता है, वो प्राप्त हुआ है आपको। 2014 में वनमाली कथा सम्मान, 2014 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का राम मनोहर लोहिया प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। 2015 में श्याम गोयनका ट्रस्ट का रत्नी देवी अवार्ड प्राप्त हुआ है। 2017 में के बिड़ला द्वारा व्यास सम्मान, प्रतिष्ठित व्यास सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। 2019 में शरद चंद्र सम्मान प्राप्त हुआ है। 2019 में ही आपको स्पंदन महिला साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थान जयपुर का स्पंदन शिखर सम्मान उनके समग्र साहित्य पर मिला है। 2020 में ढींगरा फाउंडेशन अमेरिका का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है ममता जी का। तो ममता जी ने इतना समृद्ध साहित्य रचा है और आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है मित्रों कि हम आज आपकी मुलाकात ममता जी से करवा रहे हैं। ममता कालिया जी, आपका हार्दिक स्वागत है क्रेडिट टीवी के माध्यम से। नमस्ते। हमारे दर्शक आपको देख के आज बहुत खुश होंगे क्योंकि अपने प्रिय साहित्यकार के उन्हें दर्शन हो रहे हैं और हम लोग भी बहुत आपका शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ क्रेडिट टीवी में आपने यहाँ अपना समय दिया। तो ममता जी, मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगी, औपचारिक है लेकिन पूछना है कि आपने आपको लिखने का माहौल किस तरह से आपके घर में था जिससे कि आपने लिखना शुरू किया, जो एक औपचारिक सपना है। देखिए नीलिमा जी की होता ये कि वाकई में कोई भी बच्चा जिस माहौल में आँख खोलता है, होश संभालता है, उसी पर मेरा ख्याल है उसका जीवन एक तरह से निर्मित हो जाता है। तो मैंने जब होश संभाला तो मेरे घर में मैंने कतार की कतार किताबें देखी, किताबें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि मेरे पिता पहले तो टीचिंग लाइन में थे, वो कॉलेजों में प्रोफेसर और प्रिंसिपल रहे। उसके बाद प्राइवेट नौकरी के हथकंडों से घबराकर उन्होंने आकाशवाणी में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गए, वो सरकारी नौकरी में आ गए। लेकिन उस जमाने में आकाशवाणी साहित्य, कला और संस्कृति का केंद्र था और लगातार वहाँ कलाकार आते थे
और कलाकारों से संवाद करने के लिए अधिकारी को भी थोड़ा कलाकार होना पड़ता था। तो मेरे बिल्कुल। पिता, क्योंकि आप कलाकार से बात नहीं कर सकते जब तक आप खुद कला के प्रति उन्मुख ना हो, तो जी मेरे पिता बड़े साहित्य प्रेमी, बड़े रसिक किस्म के आदमी थे, बड़े रसज्ञ थे। वो हर जी एक जी रचना में रस लेना जानते थे। और उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग का भी इतना साहित्य पढ़ लिया था कि वो अच्छी तरह जानते थे कि लोक प्रसारण, जिसे मास मीडिया कहते हैं, कि मास मीडिया का विकास कैसे हो सकता है। तो जी वो उस जमाने के थे और उनके लिए आदर्श था ये कि उस समय केसकर, बीबी केसकर नाम के सूचना प्रसारण मंत्री थे, जो अपने आप में बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे और बड़े विद्वान आदमी थे। तो वो हमेशा हर बात में कहते थे, अरे ये प्रोग्राम अगर खराब हो जाएगा तो केसकर साहब क्या कहेंगे? वो कहेंगे अग्रवाल को इतनी भी अकल नहीं है। तो मिस्टर अग्रवाल जो थे वो सारा दिन लगे रहते थे इन कामों में। और हमारे घर में वही माहौल था। हमारे घर में हमेशा ही होता था कि जब पापा आते थे, वो एक एक अनाउंसमेंट ध्यान से सुनते थे और वो कहते थे, अरे ये उद्घोषक जो है, इसकी आवाज में जुकाम है, इसको उद्घोषणा नहीं करनी चाहिए, इसकी आवाज में जुकाम नहीं होना चाहिए। तो इतना इतनी वो सूक्ष्म हो। बारीकी से देखते थे चीजों को और इसी तरह रचना पढ़ते थे। वो फिल्मी गानों को भी बहुत ध्यान से सुनते थे। वो फिल्मी गानों को कभी क्रिटिक की तरह सुनते थे, कभी सिनिक की तरह सुनते थे और कभी रसिक की तरह सुनते थे। तो आप ये देखिए कि मैं एक ऐसे कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति की पुत्री थी कि मुझे सारे दिन बिल्कुल घर में यही सब सुनने को मिलता था, है ना। और पढ़ने के लिए भी किताबें थी कि जिस उम्र में समझ में नहीं आती थी, उस उम्र में चेखव की कहानियां अनुवाद में पढ़ ली, गोरकी पढ़ बहुत लिया, बड़ी बात। टॉल्स्टॉय पढ़ लिया। और उसमें जो कहानी वाला तत्व था वो तो समझ में आ गया, और शैली, शिल्प, ये सब समझ नहीं आया। ये सब बहुत बिल्कुल बाद में डेवलप हुआ है। लेकिन मेरे घर का माहौल जो था, उसी ने शायद मुझे लेखक बनने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, नींव तो घर से ही पड़ती है ममता जी। और आपके यहाँ तो बड़े बड़े पिताजी के पास साहित्य प्रेमी जी आया करते थे, जैनेन्द्र कुमार जी। जी से लेके सब। हमने हाँ। आपसे जब पहले वार्ता हुई थी तो सुना था। ममता जी, आपने वैसे शुरुआत तो कविता से की थी, जो आपने जी आपका एक संकलन में आपने 21 कविताएं जो लिखी थी। जी। हाँ और जी जी, तो शुरुआत तो आपने उससे की थी, लेकिन फिर अभी हमने रवि कथा भी पढ़ी है आपकी, और ये भी सब पढ़ा है, जी जिसमें जी पता पड़ा कि आपने कहानी जी चुनी, वो किस लिए चुनी कहानी जी लिखना, चुनौती स्वीकार करते हुए आपने कहानी लिखी। तो बहुत ही अच्छी बात है ममता जी। मैं आपका कहानियाँ, आपके इतने कहानी संग्रह आए हैं और इतने जी उपन्यास आए हैं। जी। मैं आपके पहले उपन्यास की बात करती हूँ, बेघर की। ओ यस। जी जी तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 1971 में आपका ये उपन्यास आया था। जी। और हाँ उस समय आपने जो इसमें विषय उठाया है, ये जी कमाल, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय जी जी स्त्री विमर्श का ऐसा कुछ था नहीं इतना, जी लेकिन तो भी आपने जो यौन शुचिता का, महिला का उठाया है, जी जी और जो उसमें बताया, जिस तरह से मनोवैज्ञानिक बताया कि हमारी पुरुष जी जी मानसिकता जो है, उस समय की जो पुरुष मानसिकता आपने बताई 1971 की, आज भी मुझे लगता है ममता जी वो मानसिकता बरकरार है। आज भी मुझे लगता है कि पुरुष को चाहिए कि हमें आई मीन कंवारी कन्या चाहिए, और अपने लिए तो वो उनको कोई है नहीं, चाहे कितनी भी तरह के स्टेप्स से वो गुजरे, लेकिन जी। महिलाओं के लिए आज भी ये एक अभी भी है बैरियर ये है। बात, जी हाँ बिल्कुल बैरियर है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कि ठीक कह रही हैं आप। जी जी ऐसा है ना नीलिमा जी, मुझे लगता है कि मैंने बिना जाने खट से लिख डाला बेघर, और ऐसी समस्या को उठाया मैंने उसमें जो अपने समय से बहुत आगे की थी। बिल्कुल। कौमार्य का मिथक आज तक हम्म। स्त्री का पीछा कर रहा है, लड़की का बिल्कुल पीछा कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल पुरुष के दिमाग के अंदर एक बिल्कुल ग्रंथि है बिल्कुल। स्त्री की शारीरिक पवित्रता को लेकर। पुरुष के हम्म। दिमाग में जो ग्रंथि है वो कभी दूर नहीं होती।
और मैंने यही दिखाया है कि परमजीत जो दिल्ली से बंबई जाता है, वो काम चलाऊ अंग्रेजी सीख लेता है, वो सभा सोसाइटी में बैठना सीख लेता है, ड्रिंक करना सीख लेता है, दोस्तियां बनानी सीख लेता है ना, सब कुछ सीख लेता है। बैंक में काम करने वाली संजीवनी उसको बहुत अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है, आधुनिक लड़की है, उसके साथ प्रेम करता है। लेकिन वो जब ये पाता है कि वो उसके जीवन का पहला पुरुष नहीं है, जबकि वो भी उससे वही संबंध रखा है, वो उसके साथ जब यौन संबंध बनाता है और उसे पता चलता है कि वो जीवन का पहला पुरुष नहीं है, वो उसी समय छिटक कर दूर हो जाता है उससे, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, और वो उसको छोड़ देता है। और बेघर शीर्षक ही इसीलिए रखा था मैंने कि जो व्यक्ति अपने प्रेम को नहीं पहचानता और अपने प्रेमी या प्रेमिका को उदारता नहीं देता, वो जीवन भर बेघर रहता है। बहुत अच्छी उसने बाद में एक तकनीकी पवित्र लड़की से शादी की, रमा, लेकिन आप ये देखिए वो कितनी कुड़मगज थी, वो उसके साथ एक भी दिन सुखी नहीं रहा, एक भी दिन सुखी नहीं रहा। उसने 2 बच्चे पैदा कर लिए, उसने घर बना लिया, वो सब है, लेकिन वो अंदर से बेघर था, क्योंकि उसने अपने प्रेम को उसने क्षमा नहीं किया, या एक बात पर उसने अपने सही प्रेम को नहीं पहचाना, उसको रिजेक्ट कर दिया उसने। तो मेरे दिमाग में दरअसल ये बात इसलिए थी क्योंकि मैंने लड़कपन में कभी एक लड़की को अपनी मम्मी से ही बताते हुए सुना था कि देखिए अपनी लड़की को बोलिएगा कि प्रेम करे, लेकिन कभी लड़के के साथ दोस्ती, बहुत इंटीमेट दोस्ती ना करे, लड़के कभी भूलते नहीं है इस बात को। उसने ये बात कही, और मैंने उस समय मेरी 14-15 साल की उम्र थी, स्कूल में पढ़ती थी मैं पूना में, और मैंने अनुमान से सोचा कि आखिर क्या हुआ होगा इस लड़की के साथ। वो हमारे बगल में रहती थी, गुजराती लड़की थी वो, और मैंने संजीवी को गुजराती इसीलिए बताया है उसमें। और आप ये देखिए उस लड़की की ताउम्र शादी नहीं हुई, क्योंकि ये बात धीरे धीरे सब जगह पता चल गई। और ये आज तक लड़कियों के साथ होता है कि लड़कियां प्रेम में ठगी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि पुरुषों को हम लोगों ने जागरूक नहीं बनाया है। हम अपने बच्चों को, हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को कभी इतना जागरूक नहीं करते कि भाई लड़की के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो दुश्चरित्र हो, लेकिन उसके साथ भी कोई शारीरिक दुर्घटना हो सकती है। आप एक छोटी सी बात के लिए आप अपने जीवन को पूरा का पूरा पुनर्परिभाषित नहीं कर सकते। मैंने बेघर में ये दिखाने की कोशिश की। कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन पुरुष मानसिकता अभी भी वही संकीर्णता है, मानसिकता वही सामंती मानसिकता जी, सामंती मानसिकता है जी। तो अपने लिए नहीं है, पुरुष के लिए दो मापदंड है। अपने लिए कुछ नहीं होता है, चाहे कितनी भी लड़कियां उसके जीवन में आ जाएं और कितनी भी लड़कियों के साथ उनके संबंध हो जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लड़की के लिए ये देखिए, हम पुरुष शुचिता का कोई पैमाना नहीं रख सकते, पैमाना नहीं रख सकते। हमें पुरुष शुचिता का कोई पैमाना नहीं है, स्त्री शुचिता का बहुत बड़ा पैमाना हो गया, कौमार है जी। बहुत अच्छी आपने ये बात उठाई, और मुझे आपका बहुत अच्छा लगा ये कि आपने उस समय एक अनायास ही आपने एक इतनी बड़ी बात हमारे लिए बहुत सीख है, एक बड़ी पुरुषों के लिए। अब मैंने एक झोंक में लिख दिया, मुझे पता ही नहीं था नॉवेल कैसे लिखते हैं। मैं तो कहानी लिखती थी, पहले कविता लिखती थी, फिर छोटी छोटी कहानियां लिखती थी, और फिर मुझे रवि ने कहा कि तुम उपन्यास लिखो तो तुम्हारा टाइम बीतेगा। मैं बम्बई में थी और रवि इलाहाबाद में थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है लिख देते हैं, तो मैंने शुरू कर दिया। हाँ ये जरूर है कि जिंदगी के इतने धक्के लगे थे कि मुझे बहुत अजीबोगरीब लोगों से मेरा परिचय हो चुका था, और उसमें जितने पात्र है ना, एक केकी दारू वाला, केकी दारू वाला, सॉरी केकी, उसका नाम अंकलेसरिया है, केकी अंकलेसरिया, वो जो सिर्फ पारसी औरत है। तो ऐसे बहुत पात्र आपको मुंबई में मिलते हैं जीवन में। अधिकांश पारसी
जी। उनकी एक अलग पर्सनालिटी होती है और वो आपको लगातार तंग करते रहते हैं क्योंकि बड़े सनकी किस्म के होते हैं। आप देखिए मनोज हम्म, चोपड़ा की कहानी है टावर ऑफ हम्म, साइलेंस, उसमें भी कितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम्म, सनकी हैं। वो जी। मिस्टर टेम्पल्टन जो उसका हीरो है, वही जो हम्म, है वो छुट्टी के दिन भी जाता है और ओवर टाइम के लिए भी जाता है, जबकि फैक्ट्री बंद हो चुकी है, फैक्ट्री जल के खाक बिल्कुल। हो चुकी है, लेकिन वो हाँ, जाता है। पता है। तो वो जो एक सनक उसके अंदर है, इसी तरह की सनक वो केकी के अंदर भी है जो मैंने ली। जी, इसी तरह वालिया, जी। वो घोड़ों का शौकीन है, टेकचंद वो रेस। वहां बंबई में बहुत लोग ऐसे हैं मुझे मिले जिन्होंने जो लखपति थे और बाद में कखपति हो गए, यानी जी, कुछ जी। भी नहीं बचा उनके पास, क्योंकि हम्म। घोड़ों की रेस का जो शौक है वो लॉटरी के शौक से भी ज्यादा खराब शौक है। आप जी, बड़े बड़े बिल्कुल। स्टेक लगाते हैं और उसके बाद आपके हाथ कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल। तो ये सारे कैरेक्टर्स मुझे एक्चुअली बम्बई के लाइफ में मिले, और वो इसलिए मिले क्योंकि हमारी दोस्ती विज्ञापन फिल्म बनाने वालों से बहुत थी, और टीवी में काम करने वाले लोगों से दोस्ती थी, जी। रेडियो में काम करने वाले और सब थोड़े थोड़े कलाकार और थोड़े थोड़े सब संकीय होते हैं। तो हम्म, मेरे पास अभी भी जीवन में बहुत आयत है ऐसे लोगों की कि जो थोड़े खिसके हुए तो होते हैं, क्योंकि कलाकार कभी भी बहुत नॉर्मल आदमी नहीं मिलेगा आपको। इस बाद आपका उपन्यास आया नरक दरक नरक। जी जी उसमें भी आपने आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो युवाओं का जी संघर्ष संघर्ष वो संघर्षरत जो जीवन बताया है और जो जीवन हाँ शैली है, यांत्रिक प्रतिस्पर्धा है, वो आज भी 1975 का 1975 का वो उपन्यास है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आज भी आप, वही बिल्कुल ठीक है, कह रही हैं। युवाओं के सपनों की टूटन, हाँ गला काट प्रतिस्पर्धा। जी तो एक कहीं न कहीं आपने मतलब पकड़ लिया नब्ज़ को हमारे देश की, हमारे युवाओं की, हमारे जी समाज की जी विडंबनाओं को आपने बहुत अच्छे से दर्शाया है। जी उसके बाद आपका उपन्यास यशपाल जी ने भी आपको सराहना पत्र लिखा था इस उपन्यास पे, नरक हाँ, दर नरक पे। जी तो आपको जी कैसा लगा? अच्छा लगा होगा जब यशपाल जी जैसे बड़े लोग जी राइटर जी आपके जी इस उपन्यास के लिए इतनी तारीफ करते जी। हैं तो हम अच्छा ही लगता है। अरे, तो मेरी खुशकिस्मती है आप लोग पढ़ लेते हैं। और नरक दर नरक जो है वो एक तरह से उसमें काफी हमारा अपना जीवन आ गया। मैंने देखा युवाओं का संघर्ष, क्योंकि देखिए हुँ, युवाओं के लिए आज तो फिर भी थोड़े अवसर आ गए हैं। आप रेडियो जॉकी बन जाइए, आप टेलीविजन हुँ, में फ्रीलांसिंग कर लीजिए, ये सारे हुँ, एवेन्यूज उस समय हमारे समय में नहीं थे। हुँ, उस समय ले दे के एक टीचिंग लाइन थी, जी, पत्रकारिता थी, और बहुत ज्यादा आप डॉक्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, और बहुत ज्यादा एवेन्यूज, बहुत ज्यादा रास्ते नहीं थे। और जी, जाहिर है जगन और उषा जो प्रेम विवाह करते हैं ना, उनका हुँ, जीवन जरा ज्यादा मुश्किल वाला होता है, क्योंकि उनको उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है साबित भी भाई। करना होता है ना हाँ, जो समाज में पारंपरिक अपना आप। शादियां होती है उसमें माता पिता थोड़े दिन तक आपको मॉरल सपोर्ट देते हैं। अब बिल्कुल, मेरे और रवि के बीच में दो जोड़ी माता पिता थे, एक उनके एक मेरे, लेकिन किसी से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी, बल्कि वो यही कहते थे, देखा हम पहले ही कहते थे ना, तुमने ऐसी अपने आप वो मर्जी इंतज़ार से शादी करते कर ली रहेंगे। ना। हाँ, तो वो ऐसा दिखाते थे कि अब मजा चखो, ये उनका हुँ, दृष्टिकोण था। एक तो ये उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी। उसमें अपना रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल काम था। और आप देखिए नौकरी में हमेशा संघर्ष रहता है, नौकरी में केवल सत्ता का संघर्ष नहीं होता, अस्तित्व का भी संघर्ष होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और वहां बिल्कुल। उषा के साथ यही होता है कि कॉलेज में वो जाती है और कॉलेज में लगातार कोई उसका जो अध्यक्ष है वो खराब निगाह रखता है उसके ऊपर, किसी भी तरह से उसकी नौकरी छूट जाती है। तो बिल्कुल। ऊपर से जोगेंद्र साहनी जो है वो भी कभी उसकी बात समझता है, कभी नहीं समझता है। उनके हुँ, संघर्ष इतने लंबे हो जाते हैं कि उन्हें बहुत। आखिर में बंबई छोड़नी पड़ती है। तो अच्छा, इसमें बहुत कुछ तो हमारा अपना ही जीवन आ गया। और आप देखिए जी, कि मैंने ये पाया कि केवल हम ही नहीं, सभी युवा अपने जीवन में, मुझे लगता है पहले 20 साल तो संघर्ष में ही बिता देते हैं।
बिल्कुल जीवन सही बीत है। गया जीने की तैयारी में, वो होता बिल्कुल है। जी। उसके बाद आपका ये उपन्यास आया दौड़, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका अरे उपन्यास दौड़, अच्छा, आपने सब पढ़ा? मुझे हाँ, बहुत खुशी, आपने पढ़ा। दौड़ वो मैंने आपके बिल्कुल। करीब-करीब सारे उपन्यास जी, पढ़े जी। ममता जी। वो और आज की पीढ़ी, जी, अनुभव वो में ये आज की पीढ़ी उपन्यास का है, है। हाँ, जी, 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 तो उसमें भी आपने बहुत ही अच्छा बताया, मतलब ये वास्तविकता है। दौड़ तो जी, आज की जी। भी वास्तविकता ही है, आज की पीढ़ी हाँ, की हाँ, ही जी, जी, वास्तविकता है जी, कि जैसे पेरेंट्स, माँ-बाप जो हैं, हम लोग बच्चों को खुद ही सिखाते हैं, वही जो आपने हाँ, लिखा है, बिल्कुल, खुद ही हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट हाँ, आए और हमारा बच्चा इस तरह से जी, पढ़े कि वो विदेश में जाके हाँ, सेटल हो जाए या कुछ जी, ऊँचाइयाँ छुए बहुत होता ज़्यादा। है, बहुत होता है उस ऐसा, जी, समय जी, उस समय नहीं सोचता इंसान कि वृद्धावस्था में जी। जाके अकेला छूट जाएगा। तो हाँ, ये जी। एक जो आपने दौड़ में लिखा है और ये छोटी-छोटी बातें जो है आपने उसमें बताई हैं कि वो ग्रीटिंग कार्ड माँ को कहता है कि तुमने मुझे ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजा। तो वो एक जी, माँ का हाँ, प्यार जी, कितनी उन अजीब बात है देखिए ये। आपने बहुत छोटी-छोटी अच्छी बात बातें पकड़ी, हाँ, बहुत अच्छी बात छोटी पकड़ी। देखिए, अब होता क्या है, हमारे प्यार करने के तरीके वही हैं, अब बच्चों के प्यार पाने के तरीके बदल गए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब वो बच्चा आता है तो बार-बार कहता है, मेरा मन नहीं लग रहा घर में। अब माँ की समझ नहीं आता कि बेटे का मन कैसे लगाए? जब छोटा था, तो माँ उसके सामने नाच के, मटक के, किसी भी तरह मन लगा देती थी। अब वो बड़ा हो बिल्कुल, गया, वो अभी भी एक बेटा मेरा पीछे बैठा हुआ है इस समय, छोटा वाला। अब वो बोर हाँ, हो रहा होगा इस समय, समझे ना? वो हमारी रुचियाँ अलग-अलग हो गई हैं। जी, वो जी, जिन जी। चीज़ों में वो रुचि लेता है, उन चीज़ों में हमारी रुचि नहीं रही। और ये एक बड़ी भारी समस्या, मानवीय समस्या है। ये हर घर की हो गई है, खास तौर से कामयाब घरों की। जहाँ बच्चे कामयाब हैं, उन बिल्कुल, बच्चों के तौर तरीके, उनके सोचने के तरीके, उनके एम्फेसिस सारे बदल गए हैं। बिल्कुल बदल और गए। कॉर्पोरेट जगत ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि वो उसमें पूरी तरह समा गए हैं, और अगर वो नहीं समाएँगे, तो वो फिसड्डी रह जाएँगे। ये दौड़ में आज के यही है समय में सबसे कि एक कड़वा बार आप सच दौड़ में शामिल हो गए, तो आपको दौड़ना ही दौड़ना है। आप पीछे नहीं रह सकते, गिर जाएँगे। आज के माता-पिता का, अभिभावकों का एक सच रह गया है कि बुजुर्ग अकेले हो गए। जी, जी। जी। सब अपना इतने ज़्यादा इस तरह के बाज़ारवाद की चमक में और इस तरह के एमएनसीज़ में और बाहर रह के विदेशों में और जी, जी। माता-पिता के साथ, छोटे शहरों में उनको लगता नहीं है क्योंकि वो इतने पढ़ लिख गए कि छोटे शहरों में उनके लिए कोई जी, सूटेबल जॉब नहीं होती। तो उनको बाहर जी। जाना मजबूरी है या कुछ भी समझ लीजिए। तो वो एक बिल्कुल, आपने बिल्कुल। दौड़ जो बताई ना दौड़, वो मुझे आपका जी। उपन्यास बहुत ही अच्छा लगा अच्छा, मतलब। मुझे बहुत खुशी है। कई जगह पाठ्यक्रमों में लगा है तो अच्छी बात है, बच्चे कुछ समझेंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि आज हम सबको चाहते हैं ऊँची-ऊँची नौकरी मिले। लेकिन आपको बताएँ, ये कोरोना काल ने थोड़ा-सा एक अर्धविराम डाला है। थोड़ा-सा आप विराम डाला जबकि हम क्योंकि नहीं चाहते वक़्त थे कि महामारी के रूप में ये अर्धविराम आए, लेकिन आया तो है। आया तो है। विश्वव्यापी पैंडेमिक में ये अर्धविराम थोड़ा-सा आया है, और सब जी, जी। बड़े-बड़े घराने लुढ़क गए हैं, बड़ी-बड़ी नौकरियाँ खत्म हो गई हैं, कम हो तो गए। थोड़ा-सा होश में आए हैं लोग, लेकिन ये बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद होश में आए हैं। सही कह रही हैं आप ममता जी। जी। और आपका उपन्यास मैंने दुखम सुखम तो अभी लेटेस्ट पिछले साल ही पढ़ा है। अच्छा, जब अरे आप वाह! अच्छा, आपने तो बहुत कुछ आपने पढ़ जैसा रखा नीलिमा जी, आप खुद साहित्यकार हैं, अब मैं आपकी कहानियों की बात करूँ। आपकी कितनी कहानियाँ आप मैंने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी होती हैं। जब आप जयपुर आए थे और हमारी आपस में जी, चर्चा भी हुई थी, जी, जी। तो आपने बताया था कि मैं अपनी दादी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, कि उस समय जो वो अच्छा। गांधी जी के जिस तरह अ, से इंस्पायर अ, थी और आपने बताया था कि जिस तरह से वो गांधी जी के उसमें जो उनका गांधी जी के वो चलते थे उस समय जी, उसमें सभाओं में जाना और एक जी, जुनून सा था सब लोगों में, जी, जी। महिलाओं में खासकर। और उसको लेकर आपने जो उपन्यास बनाया वो बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है दुखम अरे सुखम। वाह! कितना आपको अच्छा है कि आपने वो पढ़ा।
ना बहुत समय नीलिमा लगा जी। होगा ममता जी आपको उस उपन्यास को अच्छा। लिखने में भी आपको काफी समय एक्चुअली लगा होगा। आपको बताएं कि उसको लिखना भी ना एक किस्म से रवि ने लिखवाया वो उपन्यास मुझसे। मैं हमेशा अच्छा। अपनी दादी की बातें करती रहती थी, तो रवि कहने लगे कि तुम इसको लिखती क्यों नहीं हो, जो मुझे दादी के बारे में बताती रहती हो। मैं बताती थी, मेरी दादी चरखा चलाती थी, मेरी दादी पान बहुत खाती थी, और मेरी दादी गांधी बाबा की सभाओं में जाती थी। ये तीन बातें मैंने रवि को बताई थी। रवि ने कहा इसको फोकस करके तुम उपन्यास लिखो। अच्छा। मैंने कहा अरे इतनी पुरानी कहानी कोई नहीं पढ़ेगा। वो कह लगे नहीं ऐसे कैसा लिखो इसे। और अमरकांत जी जो थे ना, इतने बड़े जी उपन्यासकार कहानीकार, जी जी। अमरकांत जी ने कहा ममता जी आप ऐसी फैशन में लिखती रहती हैं, अरे आप ये लिखिए, दादी की कहानी लिखिए। तो इन लोगों ने मुझे कह कह के और दुक्कम सुक्कम शुरू करवाया है लिखना। तब जाकर मैंने ये लिखा, और मैं बार बार ही मन में सोच रही थी कि बहुत पुराने फैशन की कहानी है, और वो सीधी सीधी मैंने कह दी। उसमें ना कोई स्टाइल डाला, ना उसमें कोई मैंने कलाबाजी की, बस वो ऐसे ही कह दी मैंने कहानी। लेकिन आपने जो दूसरी अपनी आंचलिक संस्कृति की जो कहानी डाली है वो बड़ी रोचक है। कीजिए। वो तो बड़ी एक वो जी दोनों मिला के जो आपने बुना है वो बहुत ही खूबसूरत है। आपकी तो सभी, और इस दुखम सुखम को इतना प्रतिष्ठित व्यास सम्मान मिला है ममता जी। जी आपको बहुत जी। बहुत बधाई उसके लिए, और थैंक मिलना यू ही चाहिए था। थैंक मुझे तो यू। लगता है आपकी हर किताब पे कुछ ना कुछ सम्मान। हमारे लिए तो सम्मान है कि हमें बहुत पसंद आई आपकी सारी किताबें। जी आपके आपके जो लेखन है वो मैं बताऊं आपको कि आपकी जितनी भी कहानी संग्रह हैं वो सब मेरे पास हैं। और जी। एक दो उपन्यास को छोड़ के बाकी सब मेरे पास हैं। और सपनों की होम डिलीवरी आपका अभी मैंने उस पे अच्छा अच्छा, फेसबुक पे हाँ देखा था जी जी। कि अच्छा, लघु जो उपन्यास, हाँ जी जी जी। हाँ, उसमें क्या अरे था ममता जी? वाह, आपने उसमें बहुत एक पढ़ रखा भाई। नई पीढ़ी उससे बहुत ज्यादा जुड़ी महसूस करती है। अ, सपनों की होम डिलीवरी जी उसके बारे में कुछ बताइए। ये ये देखिए हुआ क्या, मेरे साथ होता यही है कि मुझे कोई आइडिया, अगर कोई खबर मुझे आंदोलित कर देती है, तो वो मेरे अंदर चक्कर लगाती रहती है। आपको याद होगा एक टीवी शो आता था, नाइजेला किचन। एक नाइजेला लॉसन नाम की बहुत फेमस पाक विशेषज्ञ थी, इंग्लैंड इंग्लैंड की, हाँ। वो एक शो करती थी नाइजेला किचन। उसने एक व्यक्ति से शादी की, वो आदमी भी बहुत अमीर आदमी था। उसने उससे शादी की, दोनों की दूसरी दूसरी शादी थी। और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में वो लोग बैठे हुए थे, तो बच्चों को लेकर दोनों का कुछ झगड़ा हो गया है, तो मैं हो गई बात करते हुए। और वो आदमी इतना नाराज हो गया अपनी पत्नी से, उसने उसका गला पकड़ लिया है। ओहो। अब वो उस समय तो स्माइल करती रही, उस समय तो वो कहती रही छोड़ो छोड़ो, लीव मी लीव मी। लेकिन आप ये देखिए कि घर आई, उसने उससे कोई बात नहीं की, पति पति से उसने अपना सामान पैक किया और सवेरे उसका घर छोड़ दिया, ओहो। पति का। अच्छा। तो मैं इस बात से इतनी आंदोलित और प्रभावित हुई। मैं कहा ये कितनी बड़ी बात है कि वो उस स्त्री ने, क्योंकि वो पुरुष जो है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा, क्योंकि वो तो इतनी प्रसिद्ध औरत थी जिसका उसने गला दबाया, तो जब लोगों ने पूछा कि आपने अपनी वाइफ का गला दबाया था, तो वो कहता मैंने दबाया तो था लेकिन प्रेशर नहीं दिया था, मैंने अच्छा। दबा जोर से नहीं दबाया था। अब इसका क्या मतलब है, तो क्या आपने मतलब? चांटा मारा लेकिन हाँ। चांटा जोर से नहीं मारा था, आपने अपमान तो कर दिया है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपने अपमान कर दिया, उस बिल्कुल। अपमान के बारे में सोचिए। बिल्कुल। तो सपनों की होम डिलीवरी में हालांकि मैंने पॉजिटिव बनाया अंत, लेकिन कायदे से अंत बनता है नेगेटिव। लेकिन देखिए दिक्कत क्या होती है, हम लोग स्त्री भी हैं, भारतीय भी हैं, और जी। हमारे अंदर थोड़ी सी एक इच्छा ये रहती है कि हमारी स्वाधीनता सकारात्मक। कायम रहे, लेकिन घर भी न टूटे। क्योंकि हम अकेला एकाकी घर लेकर क्या करेंगे, पुरुष विहीन समाज लेकर हम क्या करेंगे।
इसलिए मैंने ये दिखाया है कि बाद में वो फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? ये मैंने एक पत्नी के नोट्स में भी ये दिखाया है जी, बिल्कुल, कि अंत बिल्कुल। में वो समझदारी दिखाते हैं और वो साथ हो जाते हैं। वो शायद ये एक मजबूरी मेरी ये भी थी कि मैं स्त्री विमर्श को एक उग्र रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहती थी। जी, बिल्कुल। और ये मेरे अपने घर की भी समस्या थी कि मैं अपने आप को इतना भयंकर स्त्रीवादी नहीं दिखाना चाहती थी कि मेरे घर की नींव हिल जाए। मैंने रवि कथा ये पढ़ी है देखिए, आपकी। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। हम सब अगर खंडहर बनकर रह जाएंगे और जी, पुरुष उधर खंडहर बनेगा तो सारी हम लोग मोहनजोदड़ो बन जाएंगे, एक दूसरा मोहनजोदड़ो बन जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसलिए मैं कोशिश यही मेरी रहती है कि थोड़ा सा समन्वय दिखाऊं, जिससे कि स्त्री विमर्श तो रहे लेकिन एक वैचारिकता जरूर विकसित हो। और जी। मैं अन्याय तो दिखा देती हूँ, लेकिन मैं उतनी क्रांति नहीं दिखाती जिससे कि घर खत्म हो जाए। लेकिन आपकी किताबें पढ़ने के बाद समझने वाले तो समझ ही जाते हैं कि हमें किस राह पे हाँ, चलना चाहिए। जी जी। अब मैं आऊँगी रवि कथा पर आपकी, जो हमारे रविंद्र कालिया जी की एक तरह से आपने उनके बारे में पूरा हमें उनकी पत्रकारिता से लेके और अपने जीवन के बारे में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मार्मिक, भावुक करने वाली और कभी-कभी हँसाने वाली, कभी-कभी आँखें नम करने वाली, बहुत ही खूबसूरत आपने वो किताब लिखी ममता जी। अरे हाँ, खुशी की बात ये है कि उसका एक संस्करण खत्म हो गया, दूसरा संस्करण भी जी जी जी। तो ये एक बड़ी बात है और सब लोगों द्वारा पसंद भी की जा रही है। तो उसके बारे में हमें कुछ बताएँ आप? रवि के वैसे बारे तो में। जब आप पिछले साल आए थे, तो रवि कथा के बारे में आपने कई चीज़ें हाँ हमें जी। बताई। हाँ, रवि जी, कथा पुस्तक तो आ गई है नीलिमा जी। और जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लगातार पढ़ी जा रही है ये। जी, और जी। आप ये देखिए कि मैं इसमें एक कविता है जी, जो पढ़िए, पढ़िए। मैं जरा सी सुना रही हूँ आपको। जी, जी। ये कविता का शीर्षक है जाना। वैसे तो ये रवि कथा का ही अंश है। रवि के भाई बारे में मैंने लिखा कि मेरा तो संसार था, मतलब रवि चले गए ना, तो मैं लिखा रवि के रवैये से जहां जीने के जंजाल बढ़े, वही अनुभव के संजाल समृद्ध हुए। कभी वक्त हम पर भारी पड़ा, कभी हम वक्त पर भारी पड़े। घनघोर हिंदी भाषी क्षेत्र इलाहाबाद में इस हिंदी भाषी ने 3 दशक तक खूब लिखा और बखूबी लिया जिया। ठीक है, जीवन के बहुत से सवालों में रवि ने पूरे नंबर नहीं पाए, कितने ही फैसले गलत किए। कभी दोस्तों ने पटका, कभी दुश्मनों ने मारा, कितना पसीना व्यर्थ बहाया, अपनी लकदक सेहत का सत्यानाश किया। लेकिन वो एक खरा इंसान था, दोस्तों का दोस्त, प्रेमियों का प्रेमी। मेरा तो संसार था, साथी रचनाकार, सलाहकार, मेरा सारा तीज त्योहार। जिस तरीके से वो जिया, जिंदगी के दिन बढ़ गए, उम्र के दिन घट गए। कभी कल की चिंता नहीं की। मुझे उसकी सफल मुझे उसकी गफलतों पर गुस्सा भी नहीं आता। वो अनोखा चितेरा था, टेढ़ा था पर मेरा था। उसके बारे में एक दिन मैंने लिखा, ये कविता है जाना। मैं जानती थी वो निकल जाएगा एक दिन मेरी जिंदगी से, दबे पांव, बिना अपने जूते पहन। वो अपनी किताबें, कुर्ते और कलम यहीं छोड़ जाएगा। सिर्फ 7 कदमों में हमने जिंदगी एक दूसरे के नाम की, जबकि इस ढकोसले में उसका कोई यकीन न था। उसने चाहा उड़ना पतंग की तरह, मैंने लटाई कसकर थाम ली। बहुत ढील देना मेरी फितरत न थी। फिर भी वो जिया मलंग की तरह, भिड़ता रहा सबसे दबंग की तरह। निरोध उसे नापसंद थे, बिस्तर से लेकर दफ्तर तक। उसने नौकरियां छोड़ी धड़ाधड़, उसने धंधे धराशायी कर कबाड़ी को दिए। उसने सही मानों में जीवन को धता बताई। जी, बहुत शानदार व्यक्तित्व रहा उनका और आँखें भर आई आपकी ये सुनकर। अ,
कालिया साहब जैसे हाँ नीलिमा कद्दावर। जी, आपसे भी मुझे हाँ। पूछना, आपकी कौन सी किताब आ रही है? आपकी किताब मैंने देख ली है, तुम्हारी नीलिमा, और इतनी अच्छी अच्छी आपकी कहानियां मैंने पढ़ी। आप बताइए अगली किताब आपकी कौन सी आ रही है? दो उपन्यास साहित्यकार पढ़ा बात कर ममता रहे जी, आपको हैं। भेजूंगी पहले, स्वीकृत कराने के लिए आपको भेजूंगी उपन्यास। अ, आप बहुत काम अच्छे कर रही हैं, साहित्य समर्था से आप लगातार स्त्रियों का मनोबल बढ़ा रही हैं, और आप समाज के लिए इतना काम करती हैं, इतनी सचेत रहती हैं। आपने अपनी माता जी डॉक्टर कुमुद के की स्मृति में इतना सम्मान दिया है हम सबको, और हम कभी भूल नहीं सकते आपका योगदान। और आप स्त्री साहित्य और लेखन को लगातार प्रमोट करती हैं, और आपके होने से एक आश्वस्त रहती है कि कम से कम स्त्री लेखन जीवित रहेगा। बहुत आभार ममता जी, आपने मुझे इतना मान दिया। नमस्ते, बहुत अच्छा मैं लगा आपसे बात करना। जयपुर आऊंगी तो मिलूंगी। हाँ, बिल्कुल नमस्ते। मिलना ही है। और आपके उस पे बात करना रह गया कि आपने जी। खांटी घरेलू औरत पे भी बहुत अच्छा अच्छा। जी कविता जी लिखी है, जी खांटी घरेलू जी औरत, ये कविता है वो। और समर्था का जो अंक आपके ऊपर निकाला था हमने, ये अंक जी। मेरे हाथ में ही है ममता जी। अरे वाह, आई नो, और कितना इसमें बहुत अच्छा निकाला था आपने अंक, बहुत अच्छा निकाला था। और इसमें भी आप मेरी जगह ये तुम होते। ये देखिए यहाँ पर और दिखेगी कि नहीं? ये लेकिन उल्टा हाँ, दिखेगा। नहीं नहीं, रवि सही कथा, दिखी, ये सही है। दिख रही है? अच्छा अच्छा। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई रवि कथा के लिए। अच्छा, और आपने थैंक कितने यू। साल लगा के, कितने सालों की उसमें अपनी सारी उंडेला है इसके अंदर। जी जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ममता आपके जी। पास आती होगी, प्रति आपके पास आती होगी। है, ओके, आपका नमस्कार। बहुत बहुत आभार ममता जी। अच्छा ममता अरे जी, कुछ हमारे दर्शकों को ये क्रेडिट टीवी के माध्यम से, मुझे बहुत क्रेडिट, खुशी हुई आपसे मिलकर, आपको देखकर, आपको एक बार फिर से ममता जी आपसे क्रेडिट संवाद टीवी के करके। माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी युवा पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लिख रहे हैं युवा। देखिए, हाँ बिल्कुल कह रही हूँ, युवा बहुत अच्छा लिख रहे हैं लगातार, और प्रयोगात्मक लिख रहे हैं, बहुत साहस से नई नई थीम्स उठा रहे हैं। और राजस्थान में तो आपने महिला लेखन का डंका बजाया हुआ है, अरे वाह। बहुत लड़कियां सामने आ रही हैं, और जी, वो उनका मैं देखती हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, प्रस्तुति बहुत बहुत अच्छा इम्प्रूव हो आपने गई है काम पहले से। किया। जी। अखबारों में भी लगातार छप रही हैं, उनकी पुस्तकें भी आ रही हैं। मैं जयपुर में आई थी तो मैंने देखा आपके उत्सव में सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था मिलने का, इतनी हम्म। तादाद में लड़कियां थी, और वो सब लेखन को अब बड़ी गंभीरता से ले रही हैं, अब वो जी लेखन जी। कर रही है लगातार, और नहीं। इतनी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं सबकी। अभी उस दिन जी। इतनी खूबसूरत वो अपनी कहानी पढ़ रही थी, तस्नीम खान, तस्नीम बहुत अच्छी, है बहुत ना? अच्छी हाँ, साहित्यकार, युवा साहित्यकार है। रेणु शब्द मुखर, और जी। आपके यहाँ नजर कितनी और बहुत लड़कियां हैं आपके यहाँ जो लगातार जी। लिख रही हैं, और बहुत अच्छा लिख रही हैं। जी, नई पीढ़ी राजस्थान में बहुत। है, और जी देवयानी हैं, अंजना टंडन हैं, आप जी। हैं, और न जाने कितनी, राजस्थान तो एकदम बहुत इस समय बहुत। गूंजा हुआ है, जी लेखन जी। के क्षेत्र में शायद बहुत एक्टिव है। क्या पुरुष क्या स्त्रियां सबके सब लिख रहे हैं, जी जी है ना? जी जी। दिल्ली को आप लोगों ने पछाड़ दिया है। आपसे चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्रेडिट टीवी के लिए भी हम की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करती हूँ ममता जी, अरे, कि कभी समय मिला नहीं तो मुझे हम बहुत जरूर खुशी बात हुई। करेंगे। द प्लेजर इज माइन। ओके, नमस्कार, बाय आपका बाय। जी।